नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आलोक सर आपका स्वागत करता हूं सर्जन क्लासेस में। आज की हमारी क्लास लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पर आधारित है। हमने जो भी लॉजिकल रीजनिंग में थ्योरी पढ़ी, सिद्धांत पढ़े, अब उन सिद्धांतों को, उन थ्योरीज को किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, ये आज से सीखेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ उनको आपको रिवाइज भी करवाऊंगा। जैसे जैसे वो लॉजिक हमारे क्वेश्चंस पे अप्लाई होंगे उनको भी हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। डैश मैसेजेस हैव मोर और लेस सेम मीनिंग फॉर द ऑडियंस। जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है वो बेसिकली जो परिभाषाएं हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उनके ऊपर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डेफिनेशंस, परिभाषाएं हमने पढ़ी, उन पर आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है कि उनके ऊपर भी हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से मैंने लिया है, ये पहले आपके आ भी चुका है, जिससे ये पूरा बात यहाँ साबित हो जाती है कि हमें डेफिनेशंस पे पूरा पूरा ध्यान देना है। तो डैश संदेशों का दर्शकों या पाठकों के लिए कमोबेश एक ही अर्थ होता है। सपोज आपको कुछ मैं कहता हूं, अब सामने मान लेते हैं अपने 10 व्यक्ति हैं, सभी मान लेते हैं पढ़े लिखे हैं, जानते हैं चीजें। तो दसों के दिमाग में एक ही अर्थ, एक ही लॉजिक कब आएगा? जब उस शब्द का वो लिटरल मीनिंग, कैसा मीनिंग? लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक उसका जो अर्थ है वो समझेंगे। मतलब ये हुआ, कई बार हम कुछ वर्ड्स के सांकेतिक या इमोशनल मीनिंग भी ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर सपोज मैंने एक वर्ड लिया चीप, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं ना CHEAP, चीप। अब चीप का मतलब, एक जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है इसका? चीप का मतलब होता है अपना जो सस्ता हो, है ना। एक जगह टमाटर अपन को 20 रुपए किलो मिल रहे हैं, एक जगह टमाटर अपन को 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। तो चीप वाला सौदा कौन सा हुआ? जहां पर 20 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। अभी अपन ने क्वालिटी की बात नहीं की, है ना, अभी अपन ने क्वालिटी की बात नहीं की, सिर्फ जो उसका शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है चीप का यानी सस्ता, उसकी बात की। तो जैसे ही आपने परिभाषा पे ध्यान दिया, ये बात भी स्पष्ट हो गई। यहाँ पे हुआ ये कि जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा टिल्ट करके पूछा गया, थोड़ा घुमा के लैंग्वेज से पूछा गया कि भाई ऐसे संदेशों का दर्शकों और पाठकों के लिए कमोबेश एक ही अर्थ तब होगा जब मैं लिटरल मीनिंग की बात करूंगा, जब मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूंगा, या और अपन डेप्थ में बात करें तो डिक्शनरी मीनिंग की बात करूंगा, यानी कि कोनोटेटिव। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? कोनोटेटिव। तो जब मैं कोनोटेटिव संदेशों की बात करूंगा तो बिल्कुल सभी लोग एक ही उसका अर्थ लगाएंगे, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है ना, जो इसका लिटरल मीनिंग निकलता है। अब देखो, चीप में कई बार पर नहीं बोलते, किसी की क्वालिटी खराब है तो बोलता चीप है, या किसी की जो लोगों से बोलने का तरीका है, कई बार नहीं बोलते इतना बड़ा चीप बिहेवियर कर रहा है। तो वहां पर वो चीप का मतलब सस्ता नहीं है, अपन बोलते ना चीप बिहेवियर हो रहा है इसका, तो ये तो बिहेवियर क्या है इसका? चीप है। तो वहां पे अपने चीप का मतलब सस्ता नहीं है, वो खराब बिहेवियर हो गया उसका, है ना, क्वालिटी डिग्रेड हो गई इसकी। तो बेसिकली जब अपन बात ये करें कि सबके लिए एक ही अर्थ होता है, तो इसका मतलब क्या है? अपन कोनोटेशन पे चल रहे हैं, अपन कोनोटेटिव मैसेज की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से पता लग गया होगा कि हमें जो परिभाषाएं हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उन पर हमको पूरा पूरा ध्यान देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्टेनिटी इज डैश। निश्चितता है डैश, मतलब निश्चितता क्या है? अब निश्चितता क्या है, ये हमें इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। ये 4 आपको विकल्प दे रखे हैं, इनमें से ढूंढना है आपको निश्चितता के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अगर कोई चीज निश्चित है तो वो क्या होनी चाहिए? तार्किक रूप से होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो लॉजिकल रूप से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ऑब्जेक्टिव फैक्ट हो गया, वस्तुनिष्ठ तथ्य है, कभी तो है कभी तो नहीं ना। सर्टेनिटी का मतलब क्या है? निश्चितता का मतलब क्या है? वो 100% श्योर है, यानी क्या है? वो लॉजिकली सही है, वो तार्किक रूप से क्या है? सही है। ऑन्टोलॉजिकल यहाँ बनता नहीं है। और इमोशनली तो क्या है? कभी होगा कभी नहीं होगा। तो इमोशनली सेटिस्फाइंग की बात हम
सर्टेनिटी में नहीं करते। इमोशनली सेटिस्फाइंग की बात हम निश्चितता में नहीं करते। निश्चितता में तो क्या बात होगी, जो 100% क्या होगा, बिल्कुल कंफर्म होगा कि हाँ भाई ये चीज तो है ही है। तो सर्टेनिटी की बात करें तो वो क्या है, वो लॉजिकल है, क्या है, वो तार्किक है। तो बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंडक्टिव लॉजिक स्टडीज द वे इन विच अ प्रीमाइस में डैश। आगमनात्मक तर्क उस तरीके का अध्ययन करता है जिसमें कोई आधार कर सकता है, क्या कर सकता है, उसके बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। और खास तौर से अगर अपन लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो जब भी इस तरह से पूरे पूरे थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाएं तो कोशिश करें कि चारों जो आपके ऑप्शंस हैं उनको आप ध्यान पूर्वक देखें। पहला ऑप्शन बोलता है सपोर्ट एंड एंटेल अ कंक्लूजन। देखो एक नया वर्ड आया है इसमें इंग्लिश का एंटेल। सपोर्ट तो अपन खूब बोलते हैं, एंटेल का मतलब है स्थिर कर दिया, अपरिहार्य कर दिया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भाई अब और कोई ऑप्शन नहीं है, ये चीज बिल्कुल क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दी। क्या कर दिया आपने, बिल्कुल फिक्स कर दी। आपने उसको स्थिर कर दिया, आपने उसको क्या कर दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया। तो एंटेल का मतलब है कि हाँ भाई ये चीज तो बिल्कुल कंफर्म हो गई, इसमें कोई अब कोई शक या शुभा नहीं है। सपोर्ट तो क्या समर्थन है, और ये बिल्कुल फिक्स कर दिया, क्या एंटेल का मतलब बिल्कुल अपरिहार्य कर दिया, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं, भी स्थिर है चीज। तो इंडक्टिव लॉजिक स्टडीज द वे इन विच अ प्रीमाइस में क्या कर सकता है भाई, पहला है सपोर्ट एंड एंटेल अ कंक्लूजन। समर्थन भी करता है और पूरा कंफर्म भी कर देता है, निष्कर्ष भी निकाल देता है। नॉट सपोर्ट बट एंटेल अ कंक्लूजन, समर्थन तो नहीं बट निष्कर्ष को कंफर्म कर देता है, निष्कर्ष को अपरिहार्य कर देता है, निष्कर्ष को स्थिर कर देता है। तो एंटेल का मतलब यहां पे क्या है, स्थिर करना, फिक्स करना। नाइदर सपोर्ट नॉर एंटेल अ कंक्लूजन, ना ही समर्थन और ना ही निष्कर्ष। देखो ये तो कंफर्म हो गया था, ये वाले तो ऑप्शन बनता ही नहीं, ये तो ऑप्शन बनता ही नहीं। और अगर आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही हट गए थे। जब आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो तो आगे कैसे बढ़ोगे, दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही हट गए थे इंडक्टिव लॉजिक स्टडीज के लिए। अब बचा पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहला कहता है सपोर्ट भी कर रहा है और एंटेल भी कर रहा है। देखो इंडक्टिव जो लॉजिक स्टडीज है वो कभी इस चीज को स्थिर नहीं करती, फिक्स नहीं करती है ना, एंटेल नहीं करती। सपोर्ट ऑफ कोर्स करती है, सपोर्ट ऑफ कोर्स करती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हुआ, सपोर्ट अ कंक्लूजन विदाउट एंटेलिंग इट। तो निष्कर्ष को स्थिर किए, शामिल किए बिना समर्थन तो करती है, समर्थन तो करती है। कौन सी, इंडक्टिव लॉजिक स्टडीज। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा अपना, डी ऑप्शन इज आवर क्या करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको एक बार अपन हटा देते हैं, तो डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। अगला लेते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ मूड्स। मूड की संख्या कितनी होती है, 4, 16, 64, 256, 4, 16, 64 एंड 256। अब देखो ये क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का तो खैर चलिए है ही, क्योंकि इसमें मूड वर्ड आ रहा है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन मैथमेटिक्स में चला गया। देखो अपन जानते हैं, ये हम जानते हैं सिलोजिज्म के अंदर, ये हम जानते हैं सिलोजिज्म के अंदर अपने पास 3 प्रपोजिशन होते हैं। सिलोजिज्म के अंदर अपना 3 प्रपोजिशन होते हैं, ठीक है। और हर प्रपोजिशन के 4 क्या होती हैं, फॉर्म होती है। मैंने कहा था ना थोड़ी सी मैथमेटिक्स लग जाएगी, तो मैथमेटिक्स कैसे लगेगी, लाओ वो देखते हैं। तो हर सिलोजिज्म के अंदर 3 प्रपोजिशन होते हैं, और हर प्रपोजिशन में क्या है, 4 क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। तो आपके दिमाग में आया सर 3 और 4, तो 3 और 4 से आंसर में तो 4, 16, 64, 256 रखा है। कहां से आया ये अपना आंसर, कहां से आ रहे हैं, 64 कहां से आ रहा है, 16 कहां से आ रहा है, 256 कहां से आ रहा है। चलो 4 तो दिख रहा है, लेकिन खाली 4 थोड़ा दिख रहा है, अपने पास तो 3 प्रपोजिशन है और 4 क्या है, फॉर्म्स है। अब यहां से थोड़ा मैथमेटिक्स का काम शुरू हुआ। अपन अगर किसी के पास मैथमेटिक्स रही हो 11वीं क्लास में, तो एक चैप्टर था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय।
उसके अंदर इस तरह की चीजों के अरेंजमेंट यानी व्यवस्थाएं अपन बनाना सीखते थे। तो यहाँ 3 प्रपोजिशन है और 4 फॉर्म है, तो यहाँ कुल मिला के 64 मूड बनेंगे। कुल मिला कितने बनेंगे? 64 मूड बनेंगे। देखो अब कैसे बनेंगे, समझो मेरी बात। थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे मैं कराता हूँ। वैसे तो आप आंसर याद भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी सीख लेंगे तो बेटर रहेगा। कितने प्रपोजिशन है? 3। ये मेरा पहला प्रपोजिशन, ठीक है ना, ये फर्स्ट पी, पी मतलब प्रपोजिशन है ना, ऐसा मानना। ये मेरा सेकंड प्रपोजिशन, सेकंड बॉक्स को थोड़ी देर के लिए सेकंड प्रपोजिशन मान लेना। ये मेरा तीसरा प्रपोजिशन, थर्ड बॉक्स को थोड़ी देर के लिए तीसरा प्रपोजिशन मान लेना। अब हर प्रपोजिशन के 4 फॉर्म है, यानी यहां पर भी पहले प्रपोजिशन में भी 4 चीजें, दूसरे प्रपोजिशन में 4 चीजें, तीसरे प्रपोजिशन में भी 4 चीजें। अब कुल जो व्यवस्थाएं हैं ये हमने सीखा था 11th क्लास में, और ना भी सीखा हो तो आज ये बॉक्स के थ्रू आप आराम से समझ जाओगे बिना दिक्कत के। फर्स्ट प्रपोजिशन में 4 फॉर्म, सेकंड प्रपोजिशन में 4 फॉर्म, थर्ड प्रपोजिशन में 4 फॉर्म। तो इन सबको आपस में मिला जुला के, इन सबको आपस में मिक्स करके कुल मिलाकर कितनी व्यवस्थाएं बनेंगी? 4 गुणा 4 गुणा 4। इसको भी अपन प्रॉपरली ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि 4 की पावर 3, यानी कितना बेटा? 64। तो ये इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज थी, तो मैंने आपको यहां पर इसको पूरा सॉल्व करके बता दिया कि किस तरह से अपने पास 64 मूड्स होते हैं। तो हर चीज देखें, सिलोजिज्म के अंदर 3 क्या है? प्रपोजिशन। एवरी प्रपोजिशन में लिख देता हूं पूरा, 4 फॉर्म्स इन एवरी प्रपोजिशन। इस कारण से कुल मिला के अपने पास 64 मूड्स रहे। अगला पूछता है टू टेस्ट एन आर्ग्यूमेंट फॉर फैलेसीज। फैलेसी मतलब भ्रांतियां, फैलेसी मतलब भ्रांतियां। ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि जो ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से देखें और जो वर्ड मैंने बोला उस पर आप थोड़ा कंसंट्रेट करें, तो आपको आंसर वैसे ही मिल जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। हालांकि थ्योरी में पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन अगर अपन थ्योरी उसकी उतनी आपको याद भी नहीं रहे तो भी इस वर्ड पे अपन ध्यान दे लेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। टू टेस्ट एन आर्ग्यूमेंट फॉर फैलेसीज, आर्ग्यूमेंट तो टेस्ट कर रहे हो लेकिन किसके लिए? भ्रांतियों के लिए, फैलेसीज के लिए। इज टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, तो किस कॉन्सेप्ट पर हमें फोकस करना होगा? तो भ्रांतियों के लिए किसी तर्क का परीक्षण करने का अर्थ है कि डैश अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। इथोस, लोकाचार है ना, इथोस, इथोस पे आपको क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। भ्रांतियों के लिए किसी तर्क का परीक्षण करने का अर्थ के लिए आपको इथोस पर फोकस करना पड़ेगा, आपको लोकाचार पर फोकस करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप ये भी ध्यान दें कि मैं किस पे बात कर रहा हूं, किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, तो भी अपन इस ऑप्शन को क्लैरिफाई कर सकते हैं। द मेजर टर्म इज द डैश। ये मेजर की जगह यहां पर माइनर होना चाहिए मेरे ख्याल से। मेजर टर्म क्योंकि लघु पद है तो ये माइनर होना चाहिए, तो मैं एक बार माइनर कर देता हूं। इसको अपन माइनर कर लेते हैं। बेस्ट तरीका यही रहेगा। या एक काम करते हैं, इसको अपन क्यों ना क्वेश्चन को मेजर टर्म के लिए ले लें। चलो एक काम करते हैं, टर्म को अपन मेजर टर्म के लिए ले लेते हैं। तो यहां पर अपन कर देंगे प्रमुख पद। ये हो जाएगा अपना प्रमुख पद।
ठीक है, तो द मेजर टर्म इज द डैश। प्रमुख पद क्या है? माइनर को अपन बोलते हैं लघु पद, है ना, मेजर को बोलते हैं अपन प्रमुख पद। सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, निष्कर्ष का विषय है। प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, निष्कर्ष का विधेय है। सब्जेक्ट ऑफ द मेजर प्रेमाइस, प्रमुख आधार का विषय है। प्रेडिकेट ऑफ द मेजर प्रेमाइस यानी प्रमुख आधार का विधेय। तो देखो ध्यान से समझना, यहां पर हमें पूछा गया है कि मेजर टर्म क्या है। हमें क्या पूछा गया है कि हमारी जो मेजर टर्म है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीमाइसिस के अंदर जो अपनी मेजर टर्म और माइनर टर्म है वो क्या होती हैं, वो अपन को पता होना चाहिए। तो जो मेजर टर्म है वो क्या होती है भाई? तो मेजर टर्म होती है अपनी प्रेडिकेट। क्या होती है अपनी मेजर टर्म? प्रेडिकेट। और माइनर टर्म क्या होती है? सब्जेक्ट। माइनर टर्म क्या होती है? सब्जेक्ट। तो यहां पर क्योंकि मेजर टर्म पूछी गई है तो ये क्या बन जाएगा? अपना प्रेडिकेट। क्या बन जाएगा अपना? ये प्रेडिकेट बन जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बनता माइनर टर्म के लिए, अगर सेम क्वेश्चन, इस सेम क्वेश्चन अगर मैं इसको अगर यहाँ पे बनाऊं आपके लिए, अगर सेम क्वेश्चन माइनर टर्म के लिए बनता, अगर सेम क्वेश्चन माइनर टर्म के लिए बनता, इसको मैं यहाँ पे माइनर कर दूं, इसको यहां अगर मैं माइनर कर दूं, अगर इसको मैं यहां पर माइनर कर दूं तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मैं इसको यहां माइनर कर देता हूं आपके लिए। ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन दोनों बन सकते हैं, अपन दोनों क्वेश्चन के प्रिपेयर रहेंगे। तो अगर यहां पर माइनर लिखा होता तो आपका आंसर क्या होता? सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। आपका आंसर क्या होता? फिर आपका आंसर होता सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। तो दोनों ही यहां पर क्वेश्चन बन सकते थे। अगर यहां पर माइनर लेके चले तो अपना आंसर है सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। अगला कहता है इंडक्टिव रीजनिंग इज ग्राउंडेड ऑन। आगमनात्मक तर्क किस पर आधारित है? देखो यहाँ पे नेचर की बात की गई है और कुछ चीजें यहाँ डाल दी गई हैं। एक बोला गया है इंटीग्रिटी ऑफ नेचर। देखो लॉजिकल रीजनिंग अपन इस तरह से बात नहीं करते, कहते ना अखंडता, है ना, इन सब चीजों पर बात नहीं करते अपन। तो इंटीग्रिटी ऑफ नेचर तो है ही नहीं। यूनिटी ऑफ नेचर, प्रकृति की एकता, इस पर बात नहीं करते अपन। अपन बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी पे। अपन किसे बात करते हैं? यूनिफॉर्मिटी पे बात करते हैं अपन, एक रूपता पर बात करते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने ऑप्शन देखे इंडक्टिव रीजनिंग के लिए, इंडक्टिव रीजनिंग इज ग्राउंडेड ऑन, आगमनात्मक जो तर्क है वो किस पर आधारित है? इंटीग्रिटी ऑफ नेचर यानी प्रकृति की अखंडता, यूनिटी ऑफ नेचर प्रकृति की एकता, हार्मोनी ऑफ नेचर प्रकृति की सद्भावना, नहीं इन सब पर अपन बात नहीं करते। हम बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर यानी प्रकृति की एक रूपता पर बात करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अगला लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन आर्गुमेंट। हमारे आर्गुमेंट का जो फीचर है, जो विशेषता है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तर्क की विशेषता है? देखो जो तर्क होता है ना, अब ये ऑप्शंस तो हम पढ़ेंगे। जो तर्क होता है ना, या तो वो क्या होगा? वैलिड, या फिर क्या होगा? इनवैलिड। या तो वो मान्य होगा या फिर क्या होगा? अमान्य होगा, है ना, वैध होगा या अमान्य, अवैध बोलना। ठीक है, तो जैसे ही मैंने पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन आर्गुमेंट, तो तुरंत दिमाग में आया कि मामला वैलिड और इनवैलिड का होगा। किसका होना चाहिए मामला? वैलिड और इनवैलिड का। तो ये तो हट गए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही हट गए। तो यहाँ तो बात किसी कर रहा है वो ट्रू और फॉल्स की बात कर रहा है। तो जैसे ही मैंने आर्गुमेंट की बात की तो ये वैलिड या इनवैलिड होते हैं, तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। अब अपन गए बी ऑप्शन पर, तो वो कह रहा है ना तो वैलिड और ना ही इनवैलिड। अरे भाई जब कोई चीज वैलिड ही नहीं है, इनवैलिड कुछ भी नहीं है, तो फिर आर्गुमेंट क्या कर रहे हो? फिर अपन आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं? यानी अपना बी ऑप्शन भी हट गया। अब अपना जो डेफिनेशन थी वो यहाँ काम कर गई। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? या तो ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, या तो ये वैध होगा या फिर क्या होगा? ये अमान्य होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो था वो आपको बता रहा है कि आर्गुमेंट या तो वैलिड होगा या अपना क्या होगा? इनवैलिड होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जैसे ही अगला प्रश्न देखा तो यहां से आपको भी पता लग गया कि जो चीजें अपन ने थ्योरी में पढ़ी थी,
जब तक उनका अपना प्रॉपर रिवीजन नहीं होगा तब तक इन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आएगी। तो वैसे हमने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक कोशिश करते हैं, एक हल्का सा रिवीजन लेते हैं पहले इसका, है ना। इससे पहले कि वो क्वेश्चंस करें, एक रिवीजन लेते हैं। तो आपको एक स्मॉल तरीके से मैंने यहाँ बताया, आपको छोटे तरीके से बताया है आपको। हमने पढ़ा था ऑल, है ना, फिर हम पढ़ा था हमने नन, फिर हमने पढ़ा था सम, फिर हमने पढ़ा था क्या, सम नॉट। तो बेसिकली अपन ने ये 4 चीजें देखी थी। अब इनको देखो कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जब मैं ऑल की बात करता हूं, जब मैं ऑल की बात, देखो नाम भी आ रहा, ऑल का मतलब सब आ गए इसमें। अब सब आ गए तो इसका मतलब ये भैया यूनिवर्सल है। क्या है ये? यूनिवर्सल है, ये सार्वभौमिक है। ये कौन है? सार्वभौमिक है। और मना तो कर नहीं रहे हो किस चीज के लिए, है ना, किस चीज के लिए अपन मना तो कर ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये सार्वभौमिक अफर्मेटिव है। ये क्या है? सार्वभौमिक अफर्मेटिव है, ये सार्वभौमिक सकारात्मक है। तो अगर कहीं पर ऑल आ जाए, अगर कहीं पर ऑल आ जाए तो समझ जाए कि वो चीज यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, वो चीज सार्वभौमिक सकारात्मक है। ई को हम लेते हैं नन से। नन मतलब कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। तो इसका मतलब है ये भी यूनिवर्सल है। भाई ऑल में भी क्या आ गए? सब लोग आ गए हैं। मैं कहूं कि मेरी क्लास में बच्चे बैठे हैं, ऑल आर इंटेलिजेंट, तो भैया कोई बच्चा बचा ही नहीं, सारे बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर मैं ऑल कहता हूं, इसका मतलब मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूं, किसी को भी नहीं छोड़ रहा। जब मैं सबके बारे में बात कर रहा हूं तो वो क्या है? वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। और किसी का मैंने नेगेटिव बोला नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? वो सकारात्मक हो गया। अब नन का मतलब नॉट, नॉट बोल, नन का मतलब भाई नहीं है। लेकिन नन का मतलब ही क्या है? सारे, ऑल। नन का मतलब ही क्या है? सारे, कोई भी। मैंने कहा नन ऑफ द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, जैसे मैंने क्लास के बारे में क्या बोला, नन ऑफ द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, कोई भी क्या नहीं है, वो होशियार नहीं है। अरे कोई भी होशियार, इसका मतलब मैंने सबके बारे में बोल दिया कि सारे के सारे क्या है? डफर हैं। तो ये भी क्या है? यूनिवर्सल है। अब देखो भैया, है तो यूनिवर्सल, ये है तो सार्वभौमिक, लेकिन यहां मैंने क्या बोला? कोई भी नहीं है। नॉट वर्ड जो आ गया, उसने क्या बोला? ये यूनिवर्सल क्या है? नेगेटिव है। क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव है। तो ये सार्वभौमिक और क्या है? नकारात्मक है। थोड़ी जगह इसमें अपनी कम पड़ गई, तो दोबारा लिख लेते हैं इसको। तो ये तो हो गया अपना यूनिवर्सल नेगेटिव, सार्वभौमिक, नकारात्मक। अब आ जाओ यहां पर सम। मैंने कहा सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट। मैंने क्या बोला? सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट। अब मैं कुछ को लेकर चल रहा हूं, सब नहीं है, तो ये विशिष्ट के लिए काम करेगा। तो ये क्या हो गया? अब ये यूनिवर्सल नहीं रहा। जैसे ही मैंने कहा सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास आर ब्रिलियंट, तो मैं कुछ के लिए बात कर रहा हूं ना, स्पेसिफिक के लिए बात कर रहा हूं ना, सबके लिए बात तो नहीं कर रहा। तो ये अपना क्या हो गया? पर्टिकुलर। क्या हो गया अपना? ये पर्टिकुलर। तो यूनिवर्सल हट गया यहां से। अब यूनिवर्सल क्या हो गया? हट गया। अभी पर्टिकुलर आ गया। लेकिन अभी मैंने किसी को नॉट नहीं बोला, किसी को मना नहीं किया, किसी को नॉट नहीं बोला। इसका मतलब क्या है? ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। पर्टिकुलर क्या है? अफर्मेटिव है। ये अपना विशेष बोल लो या विशिष्ट बोल दो, जो इच्छा है बोल लो। विशेष क्या है? ये सकारात्मक है। क्यों अभी तक मैं ये नहीं बोल रहा ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन अब उसी सेंटेंस को ऐसे बोलूं, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट ब्रिलियंट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट ब्रिलियंट। अब जैसे ही मैंने सम बोला, जैसे ही मैंने सम बोला, तुरंत प्रभाव से अपन कहां आ गए? पर्टिकुलर पे। जैसे ही मैंने सम बोला, तुरंत प्रभाव से अपन आ गए पर्टिकुलर पे, और मैंने बुराई कर दी। क्या बोला मैंने? नॉट ब्रिलियंट। क्या बोला मैंने? नॉट ब्रिलियंट, अच्छे नहीं है, होशियार नहीं है। अब जो नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। क्या हो गया? मैं नेगेटिव हो गया। तो ये पर्टिकुलर नेगेटिव है, यानी कि विशेष बोल लो या विशिष्ट बोल लो, क्या है? ये नकारात्मक है ना। तो आप देखेंगे कि जो आपको मैंने यहाँ थ्योरी दोबारा से एक्सप्लेन की है, रिवाइज अपन ने किया है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लॉजिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पे पूरी बात क्लियर होनी चाहिए। तो बहुत आसान भाषा में अपन ने देखा है कि जहाँ
ऑल आ गया, नन आ गया, नॉट तो नहीं बोला ना, ऑल आ गया, नन आ गया, नॉट तो नहीं बोला ना, तो रहेंगे अपन क्या, रहेंगे अपन क्या, यूनिवर्सल, रहेंगे अपन क्या, यूनिवर्सल। तो और सम जहां आ गया, जैसे ही मैंने कहा सम, जैसे ही मैंने कहा कुछ, तुरंत प्रभाव से अपन कहा जाएंगे पर्टिकुलर पे। तो बिल्कुल एक सिंपल सा फंडा दिमाग में रखना, सम आते ही, SOME सम यानी कुछ आते ही अपन कहा जाएंगे, अपन पर्टिकुलर पे आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल हट गया, सबके बारे में बात नहीं कर रहे, अब सबके बारे में बात नहीं कर रहे, कुछ के बारे में बात कर रहे हो, तो अपन कहाँ गए, पर्टिकुलर पे आ गए। उस पर्टिकुलर में अगर आपने नोट नहीं बोला है, अगर आपने नहीं नहीं कहा है, तो इसका मतलब आप कहाँ हो, अफर्मेटिव हो, और नहीं बोल दिया तो आप कहाँ गए, नेगेटिव में आ गए। ऐसे ही ऑल और नन, ऑल और नन, ऑल बोलते हो, नन बोलते हो, आप सबको शामिल कर रहे हो। जैसे मैंने कहा सब अच्छे हैं, जैसे मैंने कहा सब बुरे हैं, दोनों केस में मैंने सबको शामिल कर लिया, सबको शामिल कर लिया, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल है। अब अच्छे हैं तो पॉजिटिव हैं, और बुरे कर दिया मैंने तो क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया। इसका मतलब जो ए है यानी ऑल है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, और जो नन है जिसको अपन ई से भी शो करते हैं, AEIO लेते हैं अपन, है ना, क्या नाम लेते हैं अपन, AEIO लेते हैं, तो ई वाले को क्या बोलते हैं अपन, यूनिवर्सल नेगेटिव। अब देखो जो क्वेश्चन मैंने पूछा वो डायरेक्टली इससे निकल के आ गया, डायरेक्टली आपका आंसर कहाँ गया, पूछा ही क्या है, ई स्टैंड्स फॉर, क्या पूछा है उसने, ई से तात्पर्य क्या है, तो देखो अपन ने पूरा समझ भी लिया, ई से तात्पर्य क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव, सार्वभौमिक नकारात्मक। इसके बारे में बात बाद में करेंगे, पहले अभी अपन ने AEIO की बात की है, इसका रिवीजन अपन ने पूरा किया है। अब देखो क्वेश्चन बनता है अपना यूनिवर्सल नेगेटिव ई के लिए, पहुंचते अपन ई कहां पर दे रखा है, पहुंचते हैं ई तक, ये मिल गया अपन को ई, तो कहता है ई डिनोट्स फॉर, ई दर्शाता है, देखो जरूरी नहीं है ऐसा हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा भी था आपको, नॉट नेसेसरी कि पूरा ऐसा हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ई लिखा हुआ आता है ना, यहाँ पर भी सिंपल ई लिखा हुआ आता है। तो ई क्या डिनोट्स कर रहा है, अभी अपन ने सीखा था, अभी सीखा है अपन ने यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन, क्या सीखा था, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन। तो ए ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर, कौन सा, सार्वभौमिक नकारात्मक प्रस्ताव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सम स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर, तो देखो इसीलिए मैंने कहा था आपको, और इसी कारण से मैंने पहले आपको रिवीजन कराया कि जो चीजें अपन ने पढ़ी हैं डायरेक्टली अगर आपको दिमाग में वो रहती हैं तो आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट सिंसियर, जो थ्योरी सिखाई वो तो है ही, बट दोबारा यहां देखो क्वेश्चन की तरह, एक वर्ड पे ध्यान कहां गया, सम, है ना, एक ध्यान कहां गया, सम पर ध्यान गया। जैसे ही सम पर ध्यान गया तो देखा भी सम के साथ क्या कर रहे हो, कहीं वो नहीं वाला केस खेल तो नहीं खेल रहे हो, तो मिला नॉट, क्या मिला, नॉट सिंसियर। सम को देखा, कुछ को देखा, कुछ को देखते ही क्या दिमाग में आया, पर्टिकुलर, क्या दिमाग में आया, विशेष या विशिष्ट। और जैसे ही मैंने कहा नॉट सिंसियर, तो उस गुण का अभाव बता रहे हो आप, नॉट सिंसियर का मतलब जो निष्ठावानता है, जो सिंसियरिटी है, उसका अभाव बता रहे हो। अभाव का मतलब क्या हो गया, वो नकारात्मक हो गया, वो नेगेटिव हो गया। तो सम के कारण बात हुई पर्टिकुलर, और नॉट सिंसियर के कारण क्या बात हुई, अपना नेगेटिव। तो ध्यान दो कहां लिखा हुआ है पर्टिकुलर नेगेटिव, जैसी ऑप्शन देखे डी ऑप्शन में मिल गया पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी कि विशेष लिखा हो या अपना विशेष लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है, विशेष नकारात्मक। तो बेस्ट तरीका था समझने के लिए, इसीलिए क्वेश्चन लिया। पहला ध्यान कहाँ, सम पर, एक बार कलर चेंज करके, अपने पास बड़ा एक पिंक की कलर है अपने पास, पसंद भी लगता है आपको, तो एक तो ध्यान कहाँ दिया, सम पर, सम पर ध्यान गया, तुरंत दिमाग में क्या है भाई, पर्टिकुलर है, ऑल नहीं है, ये क्या नहीं है अपना, ऑल नहीं है, सबको लेकर नहीं चल रहा, कुछ को लेकर चल रहा है, कुछ को लेकर चल रहा है, तो पर्टिकुलर। फिर ध्यान गया कि उस गुण का अभाव कर दिया, वो गुण का क्या हो गया, अभाव कर दिया, अभाव कर दिया मतलब नेगेटिव हो गए, नेगेटिव हो गए मतलब क्या हो गया, नकारात्मक हो गया। तो सम से हुआ पर्टिकुलर, नॉट से हुआ क्या, नेगेटिव, क्या आया, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ये तरीका होता है क्वेश्चंस को पकड़ने का, बेहतरीन तरीका। अब अगला प्रश्न लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सेंटेंस सम मेन आर नॉट मैरिड, है ना, कुछ पुरुष विवाहित नहीं है, बड़ा प्यारा सेंटेंस है, कुछ पुरुष क्या है, विवाहित नहीं है, मतलब कुछ तो हो गए, है ना,
होने के बाद विवाहित, फिर तो खैर बहुत सारे काम होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा कथन इसमें से सही है जब सेंटेंस आपको दे रखा है सम मैन आर नॉट मैरिड, कुछ पुरुष विवाहित नहीं है। देखो सबसे पहली बात, हालांकि यहाँ पर पूछा गया है शायद डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ इसमें पूछा गया है वितरण, लेकिन पहले ये पता करो कि ये सेंटेंस कैसा है। मतलब जो चार चीज आपको बताई थी अब शुरुआत में अपन ने, है ना, कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर आपका नेगेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। तो सबसे पहली बात तो इसमें देखो एक वर्ड आया कुछ, तो जैसे आपने सम को पकड़ा, जैसे आपने सम को पकड़ा उसे तुरंत पता लग गया कि मामला क्या है, पर्टिकुलर है, मामला क्या है, पर्टिकुलर है। और जैसे कहा नॉट मैरिड, तो जो मैरिज थी उसको आपने नोट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वो नकारात्मक हो गया। मीन टू से यहाँ पर आपका सेंटेंस है वो कैसा है, वो पर्टिकुलर नेगेटिव है। वो क्या है, विशिष्ट बोल रहे हैं या विशेष बोल रहे हैं, वो अपना नकारात्मक है, विशेष नकारात्मक है। यानी कि ये उस कैटेगरी में आ गया जिसको अपन क्या बोलते हैं, सम नॉट। क्या बोलते हैं इसको अपन, सम नॉट। और जो अपन ने चार सिंबल दे रखे हैं ए, ई, आई और ओ, उसमें ये ओ वाले कैटेगरी में आ गया। ये किस में आ गया, ओ वाली कैटेगरी में आ गया। अब देखो ओ वाली कैटेगरी के लिए, ओ वाली कैटेगरी के लिए आपको अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है तो बेस्ट तरीका ये है अपन एक बार इसको देख लें। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है अपना, ऑल। ऑल मतलब ए वाला, ऑल मतलब ए वाला, नन मतलब ई वाला, सम मतलब आई वाला, और सम नॉट मतलब ओ वाला। तो ये चार जो सिंबल अपन ने लिए थे ए, ई, आई, ओ, का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें। जैसा आपको मैंने बताया कि मोस्टली जो सब्जेक्ट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात बहुत पूछी जाती है। जो सब्जेक्ट है, जो आपका विषय है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में काफी प्रश्न बनते हैं, तो खास तौर से इसको तो अपन को ध्यान रखना ही रखना है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको क्या कहा। अब मैं ये कहूं कि भाई मैं सारी टॉफियां बांट दूंगा, या मैं ये कहूं कि भाई मैं एक भी टॉफी नहीं बांटूंगा, दोनों ही केस में वो सभी के लिए अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा। अगर मैं कहता हूं मैं सभी बच्चों को टॉफी बांटूंगा तो सबको टॉफी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर मैं ये कह रहा हूं मैं किसी को टॉफी नहीं बांटूंगा तो वो जो नहीं बांटने वाला गुण है वो भी सबके लिए अप्लाई हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऑल और नन के अंदर अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऑल और नन में जो अपना सब्जेक्ट है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। जबकि सम और सम नॉट की बात करें, आई और ओ की बात करें, तो अपन खुद ही क्या बोल रहे हैं। जैसे मैंने कहा कुछ को टॉफी बांटूंगा, तो जो टॉफी बांटने वाला मेरा गुण है, क्या वो सबके पास गया, क्या क्या वो सबके पास गया, नहीं गया। तो बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में अपन इसको समझ सकते हैं। इन बात को ध्यान रखना क्या, कि सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा आसान है। ऑल और नन यानी कि सिंबल वाइज ए और ई, सब्जेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, अपना वितरित होता है, यानी कि विषय है वो वितरित रहेगा। और जो सम और सम नॉट है, वहां पर दोनों ही केस में जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, वो अपना क्या रहेगा, अवितरित रहेगा। तो खास तौर से सब्जेक्ट के बारे में तो आपको इन चारों के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। तो इसको याद रखना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान तरीका है इस टेबल को ध्यान रखने का। जैसे मैंने कहा नन के अंदर दोनों चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। नन के अंदर दोनों, दोनों मतलब सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और सम के अंदर एक भी चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, मतलब ना तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है और ना ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आई वाला सिंबल, आई वाला सिंबल अगर आ रहा है आपके पास, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही क्या रहेंगे, अवितरित रहेंगे, दोनों ही क्या रहेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। अब आई बात कि भाई ऑल और सम नॉट यानी कि सिंबल की बात करें तो ए और ओ के, अगर दोनों बातों को याद रखना हो तो क्या कोई तरीका है, क्या कोई टेक्निक है। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है, ऑल का उल्टा कर दो तो सम नॉट आ जाता है। क्या रहता है, ऑल का उल्टा कर दो तो अपन सम नॉट तक पहुंच जाते हैं। कैसे, जरा देखो एक बार। ऑल के अंदर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देखो रिवर्स हो गया। सम नॉट के अंदर सब्जेक्ट क्या हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। मीन टू से
ऑल वाले ए सिंबल में विषय वितरित है, तो आप देखो सम नॉट के अंदर यानी ओ वाले सिंबल में विषय क्या हो गया, अवितरित हो गया। अब प्रेडिकेट पे आओ, है ना, अब प्रेडिकेट पे आओ, विधेय पे आ जाओ। ऑल वाले में यानी ए सिंबल में प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सम नॉट में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कि आप ध्यान से देखें तो ऑल और सम, कौन से, ऑल और सम आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं। ये आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। ऑल और सम नॉट, कौन सा, सिंबल ए और सिंबल जो ओ है वो आपस में क्या है, अपोजिट है। तो आपको अगर ऑल का ध्यान रह गया, जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ऑल का आपको ध्यान रहा तो सम नॉट में आपसे गलती नहीं होगी। तो कितना आसान हो गया, इस टेबल को याद रखना बड़ा आसान हो गया। देखो कितना इजीली अपन टेबल याद कर ली। ऑल और सम नॉट के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्स है। ऑल का अपन ध्यान रख लें डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो सम नॉट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल रिवर्स हो गया। और जहां तक की बात है नन और सम की, बड़े प्यारे बच्चे हैं। तो नन तो क्या बोल रहा है, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। नन तो क्या बोल रहा है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सम क्या बोल रहा है, दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस टेबल को अपन ध्यान रखेंगे तो कई क्वेश्चंस में आप पाएंगे कि इजीली अपन डायरेक्टली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब चलो दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोबारा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन था सम मैन आर नॉट मैरिड। ठीक है भाई, अच्छी बात है। और ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ऑप्शन क्या रखा है, क्या सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी विषय और विधेय, या ना तो विषय और ना ही विधेय, दोनों ही क्या नहीं है, वितरित नहीं है। तो आपने पाया कि भाई क्वेश्चन किसका है, तो आपने देखा सम से गए अपन पर्टिकुलर पर, सम के कारण कहां गए अपन पर्टिकुलर, और जो नॉट वर्ड आ रहा है, नहीं है ये वर्ड जो आ रहा है, इसने कहां पहुंचाया अपन को, नकारात्मक पर। तो ये क्या है अपना, ये अपना पर्टिकुलर नेगेटिव है। और पर्टिकुलर नेगेटिव को अपन क्या बोलते हैं, सिंबल ओ। पर्टिकुलर नेगेटिव क्या बोलते हैं अपन, सम नॉट। पर्टिकुलर नेगेटिव क्या बोलते हैं अपन, सम नॉट। और सम नॉट क्या है अपना, ओ सिंबल है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना था, दोबारा आपके सामने लेके आ रहा हूं, ओ सिंबल के बारे में हम क्या कह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट, एकदम क्लियर। ओ सिंबल के लिए सब्जेक्ट तो होता ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट, ओ सिंबल के लिए सब्जेक्ट तो डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं है। प्रेडिकेट क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखें कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो हमें देखना यह है कि अगर उसने किसी एक चीज के बारे में बोल रखा है, देखो ऑप्शन नंबर सी और डी तो हट गए, हालांकि आपके सामने ऑप्शन नहीं है, अभी पिछले अपन दोबारा थ्योरी पे आ गए हैं, लेकिन ऑप्शन आपको याद है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, सी तो बोल रहा है दोनों ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूट, और डी क्या बोल रहा है, दोनों ही क्या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट। तो हट गए। तो आपके सामने ओ में एक तो कौन है, अनडिस्ट्रीब्यूट, और एक कौन है, डिस्ट्रीब्यूट। तो दोनों ऑप्शन चले गए, सी भी चला गया, डी भी चला गया। अपन ए और बी देखेंगे, अपन ए और बी देखेंगे और अपने अकॉर्डिंग जो आंसर सही है वो क्या होना चाहिए। अगर वो कहे कि प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट है, अगर क्या कहे वो, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट है, तो अपना काम बन जाएगा। देखते हैं उसने क्या बोला है, सब्जेक्ट के बारे में बोला है या प्रेडिकेट के बारे में बोला है, देखते हैं अभी। तो पहला ऑप्शन कहता है सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ना, सब्जेक्ट तो अपन ने चेक कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है, प्रेडिकेट। तो भैया बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। जो विधेय है वो क्या है अपना, वितरित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कोपुला इज दैट पार्ट ऑफ प्रपोजिशन विच डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। कोपुला जो है वो किन के मध्य संबंध दर्शाता है। तो कोपुला जो है प्रस्ताव का वह भाग है जो निम्न या इनके मध्य संबंध को दर्शाता है। और ये नोन अननोन तो अपन ने बात ही नहीं की, हालांकि आंसर दिख गया है, फिर भी जो बाकी ऑप्शन में क्यों नहीं ले रहा वो भी समझा रहा हूं। ये तो अपन ने कभी बात ही नहीं की, नोन अननोन की तो अपन ने बात ही नहीं की, है ना। सब्जेक्ट तो ठीक है लेकिन ऑब्जेक्ट तो अपन ने देखा ही नहीं, ये भी हट गया। ऑप्शन बी गया, ऑप्शन डी गया। मेजर प्रेमाइसिस और माइनर प्रेमाइसिस के अंदर कोपोला का काम नहीं होता। मेजर प्रेमाइसिस और माइनर प्रेमाइसिस में अपन ने कोपोला को नहीं देखा, हमने थ्योरी में बात ही नहीं की कोपोला की मेजर और माइनर प्रेमाइसिस में। ऑप्शन सी भी हट गया। तो आप देखो कई बार, हालांकि इस क्वेश्चन में पता था अपन को, अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग पता है कि ऑप्शन ए सही है, लेकिन मैं आपको वो चीज सिखाना चाहता हूं कि कई बार कुछ अगर आपको ना भी पढ़ा हुआ हो तो ये भी देखो कि कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, इससे भी
हमको कई बार अपना आंसर करेक्ट चूज करने में फायदा मिलता है कि ये देखो कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें नहीं हो सकते। भाई हमने नोन और अननोन की बात की ही नहीं, ऑप्शन बी गया। सब्जेक्ट तो ठीक है, ऑब्जेक्ट तो अपने बात की ही नहीं, ऑप्शन डी भी गया। और मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइसिस के अंदर कोपुला नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गया। 3 ऑप्शन हट गए तो बचा कौन सा? अपना ए ऑप्शन बचा, और वही हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं अपने थ्योरी पर। अब आते हैं अपनी थ्योरी पे। हमने पढ़ा भी यही था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, विषय और विधेय, इनके मध्य संबंध कौन बताता है? कोपुला। इनके मध्य संबंध कौन बताता है? अपना कोपुला बताता है। तो संबंध कौन बताएगा? कोपुला बताएगा। किसके बीच में बताएगा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, विषय और विधेय के बीच में। तो इस तरह भी जज करना आप चाहिए आपको कई बार कि हाँ भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो जो बचा यानी कि ऑप्शन ए वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर था। तो दोनों मेथड से आपको मैंने बता दिया, हमारी थ्योरी से भी और इससे भी कि भी ये चीज हो नहीं सकती, तो जो बचेगा वो अपना आंसर रहेगा। अगला बोलता है इन अ प्रपोजिशन विच इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव। ठीक है भैया, पढ़ना पड़ेगा, पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या क्या दे रखा है। एक प्रस्ताव में जो विशेष रूप से सकारात्मक है, देखो पर्टिकुलर अफर्मेटिव किसकी बात चल रही है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव की बात चल रही है, यानी कि अपना विशेष सकारात्मक की बात चल रही है। एक बार फिर से थ्योरी पे चलते हैं जो अपन ने बात की थी। हमें बस इतना ध्यान रखना है पर्टिकुलर अफर्मेटिव पे क्या बात चल रही है। लो आपके सामने थ्योरी आ गई। जब हम पर्टिकुलर अफर्मेटिव की बात करते हैं, सिंबल चलता है आई। जब अपन पर्टिकुलर अफर्मेटिव की बात करते हैं, जब हम विशेष सकारात्मक की बात चलते हैं, तो हमारा सिंबल होता है आई। सिंबल क्या होता है? आई। और आई के लिए भाई देखने में मजा आ गया। आई के लिए सब्जेक्ट तो क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रेडिकेट भी क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने कहा ही था सम वाला और नन वाला बड़े प्यारे होते हैं। सम वाला कहता है ना तो सब्जेक्ट और ना ही प्रेडिकेट, दोनों ही क्या नहीं होते? डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। मीन टू से दोनों ही क्या होते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो हमारे को बात पकड़ में आ गई कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव के अंदर ना तो सब्जेक्ट और ना ही प्रेडिकेट, दोनों ही क्या नहीं होते? दोनों ही अपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, यानी कि अवितरित रहते हैं। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, ये क्या बोल रहा है अपन को। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला कहता है विषय तो वितरित है जबकि विधेय वितरित नहीं है। अरे भाई अभी तो देखा था दोनों ही क्या रहते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये देख लो किसी एक भी चीज के अंदर, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से किसी एक को भी उसने बताया डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो ऑप्शन तो गया। सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में से किसी एक को भी उसने कहा डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो तो ऑप्शन गया। यहां पर कह रहा है कि बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड, हट गया। यहां पर कहता है प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड, हट गया। यहां पर कहता है सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, हट गया। लो 3 ऑप्शन चले गए। तो ये तो बताया मैंने उस तरीके से कि भैया मैं उन चीजों को देखा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमारी थ्योरी क्या बोलती है? दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। क्या ऐसा लिखा है? हाँ, नाइदर द सब्जेक्ट नॉट द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बेचारे ने बिल्कुल साफ साफ लिखा है, ना तो विषय और ना ही विधेय वितरित है। तो ऑप्शन कौन सा है? इसको अपन हटा देते हैं। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अपना बी ऑप्शन। वो ना तो विधेय होता है अपना डिस्ट्रीब्यूटेड और ना ही प्रेडिकेट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गिवन बिलो इज अ प्रपोजिशन। नीचे एक प्रस्ताव दिया गया, अच्छी बात है भैया। महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। हालांकि क्वेश्चन में पढ़ूंगा अभी, लेकिन एक बात आपको इसमें साफ साफ दिख गई होगी कि ना तो यहाँ कोई ऑल आ रहा है, ना यहाँ पर नन आ रहा है, ना यहाँ पर अपना सम आ रहा है। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है, महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, है ना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो यह किस प्रकार की शास्त्रीय श्रेणी का प्रस्ताव है? कैटेगरी पूछिए। कैटेगरी आपने देख ली थी अभी, ए ई आई ओ। तो
आपको मैंने बताया था थ्योरी के अंदर कि जब हमारे कोई ना तो ऑल आ रहा है, ना नन आ रहा है, ना सम आ रहा है, उस केस में हम उसको जो भी स्टेटमेंट है, जो भी कथन दे रखा है, उसको हम क्या मान के चलते हैं? पर्टिकुलर अफर्मेटिव। उसको हम, क्योंकि देखो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, ये एक अपना सब जने मानते हैं इसको, सार्वभौमिक है ना, सार्वभौमिक अपना ये सकारात्मक चीज है। तो महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। ना तो इसमें ऑल आ रहा है, ना इसमें नन आ रहा है, इसमें कोई चीज नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। क्या है ये? अपना सार्वभौमिक सकारात्मक है। तो देखो जो जो चीजें अपन ने थ्योरी में पढ़ी थी, उन सब को यूज करते हुए अपन यहाँ पर अपने ऑप्शन देखकर क्वेश्चन अडेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव आएगा, ए और बी दोनों भी नहीं आएंगे, नाइदर ए नॉर बी दोनों नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या आएगा? ये सार्वभौमिक सकारात्मक आएगा। ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड। देखो ऑल आया, जैसे ही ऑल आया तो आपको पता लग गया ये मामला क्या है? ए सिंबल का है। किसका मामला है? ये ए सिंबल का है। अब देखो ए आया है, ठीक है, ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड, सभी न्यायाधीश क्या है? निष्पक्ष होते हैं। यह डैश प्रस्ताव का उदाहरण है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश प्रपोजिशन। तो कौन सा है ये बताओ? जैसे ही मैंने कहा ऑल, जैसे ही मैंने कहा ऑल, ये कंफर्म हो गया कि हम यूनिवर्सल पर है ना? ये कंफर्म हो गया कि हम किस पे हैं? यूनिवर्सल पे हैं, क्योंकि ऑल आ गया है। अब जैसे इसने कहा निष्पक्ष होते हैं, फेयर माइंडेड कह रहा है, ना होने की बात नहीं कर रहा, निष्पक्ष ना होने की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है निष्पक्ष हैं, यानी क्या? सकारात्मक है। जब फेयर माइंडेड है तो ये क्या है? अपने पॉजिटिव है। क्या है ये? पॉजिटिव है, यानी कि क्या है? सकारात्मक है। तो ये यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गया। ये तो क्या हो गया? यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गया। या पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। पॉजिटिव क्या बोलते हैं अपन? अफर्मेटिव बोलते हैं। तो ये तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया भाई। कहाँ है? कहाँ है? पहला ऑप्शन कह रहा है यूनिवर्सल नेगेटिव ना, या मिल गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कह रहा है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी सार्वभौमिक सकारात्मक। ना तो ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव है और ना ही पर्टिकुलर नेगेटिव है। क्यों? पर्टिकुलर तो तब होता जब वो सम के बारे में बात करता। सम के बारे में बात की नहीं, ऑल के बारे में बात की है। ऑल के बारे में बात की तो यूनिवर्सल है। और क्योंकि निष्पक्षता रखी है, फेयर माइंडेड रखा है, ये नहीं बोला नॉट फेयर माइंडेड, ये नहीं बोला निष्पक्ष नहीं है, ये बोला निष्पक्ष है। इसका मतलब क्या है? अफर्मेटिव है। तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी सार्वभौमिक सकारात्मक हो गया। अब चलते हैं अपन इसके अगले प्रश्न की ओर। इन द स्टेटमेंट नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स, विच टर्म या टर्म्स, इसमें एस को लिखा है, हो सकता है एक पद के बारे में बात हो सकता है दोनों पदों के बारे में बात, है ना? या पद कौन से हैं? अपने अपने पद से वही हैं, एक तो सब्जेक्ट और एक क्या? प्रेडिकेट। तो इन द स्टेटमेंट नो डॉग्स आर रेप्टाइल। रेप्टाइल का मतलब जो वो रेंगते हैं ना, सांप होते हैं ना, ये रेंगने वाले जो अपने जीव होते हैं उनको अपन रेप्टाइल बोलते हैं। तो नो डॉग्स आर रेप्टाइल्स, विच टर्म या टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये पूछा है कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पता करने के लिए अगर आप ये पता कर लो कि ए, ई, आई, ओ में से यहाँ कौन सा सिंबल स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, हमारा जो कथन है वो कौन से सिंबल को फॉलो कर रहा है, ये पता होते ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण बिल्कुल स्पष्ट पता लग जाएगा उस टेबल के थ्रू। तो कथन है कोई कुत्ते सरीसृप नहीं है, कोई कुत्ते सरीसृप नहीं है, मैं कौन सा या कौन से पद वितरित हैं। तो देखो सबसे पहले पकड़ो ये है क्या? ए सिंबल है, ई सिंबल है, आई सिंबल है, या ओ सिंबल है। तो जैसे ही इसने कहा नो, जैसे इसने कहा नो या नन बोल रहे कुछ ही बोल रहे हैं, इसका मतलब अपन कहाँ पे आ गए? ई पे। अपन कहाँ पे आ गए? ई पे। कि कोई भी जो डॉगी है, कोई भी जो कुत्ता है वो रेप्टाइल नहीं है। और सॉरी, नो डॉग्स आर रेप्टाइल, है ना? कोई कुत्ता सरीसृप नहीं है। तो भैया इसमें जैसे ही मैंने कहा नो, तो अपन कहाँ पे आ गए? ई पे आ गए। और ई पे आ गए तो आपको पता है ई में क्या होता है? दोनों के दोनों, यानी नन वाला बात आ गई, है ना? क्या आ गए? नन। क्या आ गए? नन। और नन का सिंबल क्या है? ई। अरे नन का सिंबल क्या है? अपना ई। और नन वाले के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था, या चाहो तो एक बार मैं फिर से आपके सामने अपना टेबल खोल देता हूं, उस टेबल को देखो।
ई सिंबल यानी नन वाले में दोनों ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दोनों ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी दोनों पद क्या है, वितरित है। दोनों पद, यहाँ दो पद से मतलब दोबारा बता रहा हूं, दो पद से मतलब क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, विषय और विधेय। तो ये दोनों के अपने यहाँ पर क्या आ रहे हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर वितरित आ रहे हैं। क्या हमें ये ऑप्शन दे रखा है, चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, क्या हमें ऐसा ऑप्शन में बहुत बता रखा है। ए ऑप्शन कहता है ओनली सब्जेक्टम। देखो पूछा क्या है, कौन वितरित है, पूछा क्या है, कौन वितरित है, वो कह रहा है सब्जेक्टम, अरे हमने तो क्या पढ़ा भाई दोनों है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ओनली प्रेडिकेट ना। तो सी ऑप्शन जब देखा तब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म, मतलब विषय एवं विधेय दोनों पद ही क्या है, अपने डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारी टेबल के अकॉर्डिंग यही हमको पता था कि अगर नन वाला केस आ गया, ई वाला केस आ गया, तो दोनों के दोनों पद प्रेडिकेट भी और सब्जेक्ट भी क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी वितरित होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, ये भी क्वेश्चन थियोरेटिकल है। व्हेन इन अ ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन, व्हेन इन अ ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन वन प्रपोजिशन इज क्लेम्ड टू फॉलो फ्रॉम द अदर्स। अच्छा देखो, इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू सिखाता हूं। मान लो ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन है, इनके कारण इन सबके मिलने से ये क्लेम हो रहा है कि ये प्रपोजिशन क्या हो रही है, ये प्रपोजिशन क्या हो रही है, अपने इसको फॉलो कर रही है। मतलब इन सबको फॉलो कौन सी कर रही है, ये प्रपोजिशन कर रही है। इसका मतलब क्या किया आपने, आर्ग्यूमेंट किया। क्या किया आपने, आर्ग्यूमेंट किए, तभी ऐसा होगा कि कुछ अपने आपके पास क्या है, प्रपोजिशन है, और इन प्रपोजिशंस को अल्टीमेटली ये प्रपोजिशन क्या हो रहा है, फॉलो हो रही है। इन प्रस्तावों के कारण ये प्रस्ताव क्या हो रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। तो फॉलो कर रहा है, तो हिंदी में देखते हैं, जब प्रस्तावों के एक समूह, बस ये समूह देख के दिमाग में आ गई बात, ये क्या है, प्रस्तावों के समूह, क्या है ये मेरे, प्रस्तावों के समूह हैं, ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन है। अब इन ग्रुप ऑफ प्रपोजिशन को फॉलो कर रहा है कौन, ये अपना प्रपोजिशन फॉलो कर रहा है। तो ऐसे प्रस्तावों के समूह को क्या कहा जाता है, जो अपने पास समूह है, जो अपने पास ग्रुप है, ये ऊपर वाला क्या बोलेंगे उसको, ये ग्रुप कहलाएगा अपना आर्गुमेंट। ये क्या अपना तर्क है, ये अपना क्या आर्गुमेंट है। तो बेसिकली पूरी तरह से जो थ्योरी अपन ने देखी थी वहां से ही क्वेश्चन बन के आया, तो ये कहलाएगा अपना एन आर्ग्यूमेंट। क्या कहलाएगा अपना ये, तो जब प्रस्तावों के एक समूह से एक प्रस्ताव को दूसरों का अनुसरण करने का दावा किया जाता है, तो ऐसे प्रस्तावों के समूह को, ऐसे ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस को अपन क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अभी केवल आर्ग्यूमेंट बेस पे अपन ये नहीं बोल सकते कि वैलिड इनवैलिड है ना, आर्ग्यूमेंट्स बोलेंगे इसको भी अपन, ये आगे की बात है। स्पेसिफिकेंट तो बात अपने की नहीं, तो वैलिड इनवैलिड तो आगे की बात है। बस इससे क्या पता लग रहा है कि हाँ आर्ग्यूमेंट हुआ है, क्या हुआ है, वो ग्रुप क्या है अपना, एक आर्ग्यूमेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं, व्हाट इज द कोपुला इन द सेंटेंस। मतलब एक कथन दे रखा होगा और आपसे पूछा है कोपुला क्या है इसका। यू स्मेल नाइस, भाई वाह कितना प्यारा कथन है, छोटा सा, यू स्मेल नाइस, आपसे अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें कोपोला क्या है। तो देखो हमने क्वेश्चन भी किया था और थ्योरी में ही पढ़ा है अपन, हमने क्वेश्चन भी तो किया था कि कोपुला जो है वो क्या बताता है। जो कोपुला है वो बेसिकली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में संबंध बताता है ना। जो कोपुला है अपना, वो विषय और विधेय में एक रिलेशनशिप यानी संबंध बताता है। अब देखो यहां पर आप ध्यान दें तो सब्जेक्ट कौन है, यू, सब्जेक्ट कौन है इसमें, आप हो। चलो बनाते हैं, है ना, बनाते हैं इसको। सब्जेक्ट तो कौन हो गया, यू हो गया, और प्रेडिकेट क्या हो गया, नाइस हो गया। प्रेडिकेट क्या हो गया, नाइस हो गया। भाई आप अच्छे हो। अब अच्छे क्यों बताया गया, किस रिश्ते के कारण, किस संबंध के कारण अच्छा बोल रहा है वो आपको। आपको ये कहा गया कि आपसे अच्छी खुशबू आ रही है, तो क्योंकि खुशबू आई आप में से जो उसको पसंद आई, उसके कारण कहा गया आप और अच्छा, है ना। आप यानी यू और नाइस मतलब अच्छा, आपका मतलब यू और नाइस का मतलब अच्छा। आपको अच्छा क्यों कहा गया, किस संबंध द्वारा कहा गया, खुशबू आ रही थी आप में से, क्या आ रही थी आप में से, स्मेल आ रही थी। स्मेल का मतलब बदबू वाली नहीं, अच्छी वाली मानना। तो यहाँ पर जो कथन था आपसे अच्छी खुशबू आ रही है, तो वो संबंध क्या निकल के आया आप में और अच्छे में, आप में और अच्छे में, यानी यू और
नाइस में संबंध क्या निकल के आया? स्मेल का, खुशबू का। तो यहाँ पर जो कोपुला था वो कौन था? अपना ऑप्शन नंबर सी। कोपुला कौन था आपका? ऑप्शन नंबर सी। सब्जेक्ट बना यू, प्रेडिकेट बना नाइस, और कोपुला, कोपुला क्या होगा? रिलेशन होगा। कोपुला क्या होगा? संबंध होगा। और वो संबंध यहाँ पे कौन था? खुशबू। संबंध यहाँ पे कौन था? खुशबू। इसको हटा के अपन या खुशबू लिख लेते हैं। तो संबंध कौन था भाई? संबंध था अपना खुशबू। तो यहां से अपन को पता लग गया कि आपके सब्जेक्ट किसमें? सब्जेक्ट में। और किसके अंदर? प्रेडिकेट में। संबंध कौन बता रहा है आपको? कोपुला बना रहा है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से आपको, जो हमने शुरुआत में कुछ चीजें की थी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस इसके पॉइंट आउट करने के लिए, एक बार फिर से आपको मैं वो थ्योरी रिवाइज करा देता हूं। तो इन दो बातों का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है। इन दो बातों पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली अगर आपको दो बात ध्यान रही तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पहली बात तो क्या? हमारे सिंबल, इनको मैं अलग कलर से शो कर देता हूं आपके लिए। अब क्या अपन कलर लेते हैं? ये कलर ले लेते हैं। तो देखो, एक अपने पास कौन है? ए, एक अपने पास कौन है? ई, एक कौन है? आई, और एक कौन है? अपना ओ। ठीक है। तो ये जो चार अपने कलर हैं, ये जो चार अपने कलर हैं, इनका अपन को ध्यान रखना है। ए, ई, आई और ओ का। ए का मतलब ऑल। जैसे ऑल आएगा और जैसे नन आएगा, यानी ई वाला जो ऑप्शन है, ए आया और ई आया, इसका मतलब आप यूनिवर्सल तो हो ही गए। क्या हो गए आप? यूनिवर्सल तो हो ही गए, सार्वभौमिक तो आप हो ही गए। अब अगर एक में वो कह रहा है कि भाई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सभी स्टूडेंट मेरे ऑनेस्ट हैं, मेरे सभी विद्यार्थी क्या हैं? बड़े ईमानदार हैं। जैसे ही मैंने कहा सभी, जैसे ही मैंने कहा सभी, इसका मतलब क्या हो गया? अपन ऑल में आ गए, है ना। और ईमानदार हैं, इसका मतलब क्या है? अपन अफर्मेटिव है, अपन क्या? पॉजिटिव है। तो एक को अपन बोलते हैं सार्वभौमिक सकारात्मक। तो नॉट तो मैंने बोला ही नहीं, नॉट तो मैंने से बोला ही नहीं आपको। जैसे ही मैंने बोला नन, जैसे ही मैंने बोला नन, अब नन का मतलब नकारात्मक हो ही गया और सबको शामिल कर लिया। जैसे मैंने कहा नन ऑफ द स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, ऐसा ऐसा होता नहीं, लेकिन अपन एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा नन ऑफ द स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, इसका मतलब है नन बोलती मैंने सबको नेगेटिव तो कर ही दिया और सबको शामिल कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया? वो ई हो गया। फिर मैंने कहा सम ऑफ द स्टूडेंट आर ऑनेस्ट, मैंने कुछ को लिया है ना, कुछ को लिया है और ऑनेस्टी रख रहा हूं, कुछ को लिया है, ऑनेस्टी रख रहा हूं, इसका मतलब पर्टिकुलर अफर्मेटिव है। और मैंने कहा सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट ऑनेस्ट, मैंने कहा सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट ऑनेस्ट, तो सम को लिया है मतलब पर्टिकुलर है। और नोट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? वो नेगेटिव हो गया, तो पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया। तो ये चार चीजों को ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको ये सिंबल ध्यान रहे तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव या अनडिस्ट्रीब्यूटिव होने के लिए क्वेश्चन पूछता है, वो भी आप आराम से मेरी इस टेबल के थ्रू आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। टेबल ध्यान रहेगी ए, ई, आई, ओ की। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखने की बात है। नन के अंदर ई सिंबल में दोनों दोनों मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सम के अंदर यानी आई वाले सिंबल में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो नन और सम एक बार में समझ में आ जाते हैं। अब ऑल को ध्यान रख लो तो सम नॉट आपका अपने आप आपको ध्यान रहेगा। ऑल के अंदर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लेकिन प्रेडिकेट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इसका रिवर्स कहां कर दो? सम नॉट में। रिवर्स कैसे बोला मैंने? देखो, ऑल का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड तो सम नॉट का सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ऑल का प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो सम नॉट का प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये दो बातें जो मैंने आपको कहा कि कई क्वेश्चंस आपके केवल इन दो टेबल से हो जाएंगे, इनको दिमाग में रखें और जब प्रैक्टिस करें तो एक बार इनको अच्छे से रिवाइज करके फिर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करें। धन्यवाद।